हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग भी बिल्कुल ठीक और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि 14 नवंबर को यूपीएससी एनडीए 2021 का एग्ज़ाम हुआ, एनडीए 2 का। आप सभी बच्चों को पता है कि प्रत्येक वर्ष में एनडीए के दो एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं। एक एग्ज़ाम हमारा आता है बच्चे कब? नवंबर में। और एक एग्ज़ाम आता है हमारा अप्रैल में। तो इस एग्ज़ाम में आप सभी बच्चों को पता है कि साइंस का एक बड़ा वेटेज है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें यदि हम फिजिक्स की बात देखें तो फिजिक्स के मिनिमम 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इट मीन्स 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स, तो 100 मार्क्स के हो गए। और केमिस्ट्री के मिनिमम 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 60 मार्क्स के। तो 100 तो हमारा हो गया फिजिक्स का। और यदि 60 मार्क्स की बात करें, एटलीस्ट कम से कम मैं कह रहा हूं, तो वो हो गया केमिस्ट्री का। यानी 160 मार्क्स के क्वेश्चन को मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। तो मैंने आप लोगों के सामने एक वीडियो भी लाया था कि आपको बताया भी था कि बच्चे प्रीवियस ईयर के एग्जाम से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो 100% पूछे गए प्रीवियस ईयर के एग्जाम से। तो मैं आज आप लोगों को फिजिक्स के वो 25 क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए विद एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है बच्चे, यदि आप सभी बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है साइंस ब्रेन रोहित कुमार। चलिए बच्चे, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो पूछा गया था वो क्वेश्चन ये था। एक और दूसरी बात, अलग चार सेट आप सभी लोगों को पता है कि इसमें बने थे, बट चारों सेट में क्वेश्चन एक ही थे, बट क्वेश्चन का सीक्वेंस अलग अलग था। किसी में क्वेश्चन यदि ये हो सकता है कि 19 पर हो, किसी में ये हो सकता है कि वो 95 पर हो, तो वो सीक्वेंस चेंज हो सकता है, बट बच्चे क्वेश्चन मोस्ट ऑफ ऑल सारे सेम ही हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया बायोन्सी। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया बायोन्सी इज एन। अब आपको पता है बायोन्सी का मतलब होता है उत्प्लावन बल। क्या होता है बच्चे? उत्प्लावन, उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल। अब यदि मैं आपको पूछूं कि उत्प्लावन बल क्या होता है, तो आप सभी लोगों को पता है कि जब आप पानी के अंदर जाते हो तो पानी आपको नीचे से ऊपर की ओर एक फोर्स लगाती है, जिसको बोलते हैं अपवार्ड फोर्स। क्या बोलते हैं? अपवार्ड फोर्स। ऊपर की दिशा में लगाए जाने वाला एक बल, ऊपर की दिशा में लगाए जाने वाला एक बल, अपवार्ड फोर्स। तो ऑप्शन ए दिया गया अपवार्ड प्रेशर, ये गलत है बच्चे। अपवार्ड प्रेशर नहीं लगेगा। डाउनवर्ड प्रेशर, ये भी गलत है, क्योंकि बायोन्सी एक प्रकार का फोर्स है, ये प्रेशर नहीं है। ये डाउनवर्ड फोर्स, तो ये भी गलत है। अपवर्ड फोर्स, ये राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 114 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अपवर्ड फोर्स, इसको बोलेंगे हम ऊर्ध्वाधर बल, ऊपर की ओर लगने वाला बल। ठीक है बच्चे, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, ध्यान से सभी बच्चे इसको देखेंगे। वेट एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर डिफाइंड विद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज ट्रू। अब आपको पता है कि न्यूटन ने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर क्या डिफाइन किया? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सीलेशन। यही बात बताई जो शायद सभी बच्चों को पता है। और हमें पता है वेट इज इक्वल टू अगेन मास इनटू में एक्सीलेशन, बट दिस एक्सीलेशन इज क्रिएट बाय द अर्थ इनटू में मास इनटू में ग्रेविटी। तो फोर्स जो है, और वेट की बात करें तो वेट इज अ वन टाइप ऑफ फोर्स, वेट एक प्रकार का बल है। बट यदि हम मास के बारे में समझें तो मास कोई फोर्स नहीं होता, इट इज द नंबर ऑफ एटम्स कंटेन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु में निहित परमाणुओं की संख्या उसके द्रव्यमान को निर्धारित करती है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है वेट इज ए कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये गलत है बच्चे। वेट कभी भी कांस्टेंट नहीं होता, वो जगह जगह पर चेंज हो जाता है ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी। मास इज ए कांस्टेंट प्रोपोर्शन, दिस इज द राइट।
नेक्स्ट देख लेते हैं, मास इज नॉट ए कांस्टेंट, तो यहाँ तो वैसे ही गलत हो गया। वेट इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट, क्या वेट सभी जगह पर कांस्टेंट होता है? इसका मतलब ये है रॉन्ग। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चे? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया बच्चे, व्हेन अ लाइट बीम्स, व्हेन अ लाइट बीम्स, when a light beams, when a light beams falls on a triangular glass prism, a band of color is obtained. Which one of the following statement is correct? तो भाई आपको मैं बता दूं कि मान लो कि ये हमारा है एक प्रिज्म है, और इस प्रिज्म के ऊपर जब सन की वाइट लाइट को पास कराया जाता है, किसको? सन की वाइट लाइट को, तो ये वाइट लाइट 7 ऐसे रंगों में डाइवर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है। सबसे पहले जो कलर होता है वो रेड, और सबसे लास्ट में जो कलर होता है वो वॉयलेट। रेड लाइट बेंड्स द मोस्ट, क्या रेड लाइट सबसे ज्यादा बेंड हो रही है? नहीं बच्चे, गलत। रेड लाइट बेंट द मोस्ट, रेड लाइट बेंट द मोस्ट वाली तो दोनों ऑप्शन रॉन्ग है। वॉयलेट लाइट बेंड्स द मोस्ट, ये हमारा सही है। एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर द वॉयलेट लाइट इज ग्रेटेस्ट। अब ये ध्यान से समझेंगे कि एक वॉयलेट लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये कह रहा है ग्रेटेस्ट, और दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहा है ये लोवेस्ट। तो आप लोगों को याद रखना है, जिस भी लाइट का वेवलेंथ होगा ज़्यादा, उसकी स्पीड होगी किसी मीडियम में ज़्यादा। जिसकी स्पीड होगी ज़्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कम। तो रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चे कम, रेड के म्यू की वैल्यू होती है कम, और वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चे ज़्यादा। क्या होता है? ज़्यादा। तो ऑप्शन है हमारा वॉयलेट लाइट बेंड्स द मोस्ट, बिल्कुल राइट। एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास फॉर वॉयलेट लाइट इज ग्रेटेस्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि वॉयलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटेस्ट होती है, क्योंकि वॉयलेट का किसी भी मीडियम में जो स्पीड होती है वो कम होती है, और जब स्पीड कम होगी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये आपको पता है। तो ऑप्शन इसका बच्चे सी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं अब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। रेवर्बरेशन इज अ फिनोमिना एसोसिएटेड। ये रेवर्बरेशन क्या होता है? तो रेवर्बरेशन का मतलब आप लोगों ने देखा होगा, यदि सिनेमा घरों में आप लोग जाते हो, कहाँ पर? सिनेमा, मूवी तो देखते ही होंगे आप सभी लोग। तो सिनेमा घरों में जब आप सभी बच्चे जाते हो, तब आप लोगों ने क्या देखा होगा बच्चे? उन स्थानों पर देखा होगा कि ऐसे दीवार होती है, जिस दीवार में साउंड जो होती है बार बार रिफ्लेक्ट होकर के श्रोता के कानों तक पहुंचती है। तो किसी भी साउंड का बार बार रिफ्लेक्ट होना किसी सरफेस से टकरा के कहलाता है रेवर्बरेशन ऑफ साउंड। मल्टीपल रिफ्रैक्शन रॉन्ग, मल्टीपल रिफ्लेक्शन इज राइट आंसर। और याद रखना, इसी रेवर्बरेशन के इफेक्ट को कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए, सिनेमा घरों में जितने भी चेयर लगे होते हैं वो स्टील के नहीं होते, वो मेटल के नहीं होते, वो गद्देदार बनाए जाते हैं। सिनेमा घरों में दीवारों पर थर्मोकोल या लकड़ी की फ्रेम लगा दिए जाते हैं। सिनेमा घरों में हमेशा कर्टन का यूज किया जाता है, बिकॉज दिस ऑल आइटम्स आर एब्जॉर्बर ऑफ साउंड। ये जो मैंने 2-3 टर्म्स बताए ये साउंड के एब्जॉर्बर हैं, साउंड को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, जो भी सीक्वेंस में है आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन कहता है विच एमंग्स द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर प्रोपागेशन ऑफ साउंड वेव्स। साउंड वेव्स के लिए इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू है ये आपको बतानी है। फर्स्ट, साउंड कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, दिस इज द रॉन्ग आंसर। Sound is a longitudinal waves. It requires a medium to propagate. ध्वनि
कभी भी निर्वात में नहीं चल सकती, इनको चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए इज द रॉन्ग। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, यहां तक तो ऑप्शन सही है, बट इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्या साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है? बिल्कुल सही आंसर। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। साउंड कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट, साउंड कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम एंड इट इज अ ट्रांसवर्स। तो याद रखेंगे ये ट्रांसवर्स नेचर की नहीं होती, इसलिए ऑप्शन डी इज अगेन रॉन्ग आंसर। विच ऑप्शन इज द करेक्ट? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है, साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल मीन्स इट रिक्वायर्ड अ मीडियम टू प्रोपागेट, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। सो द साउंड वेव्स इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ध्वनि तरंगें एक प्रकार की अनुदैर्घ्य तरंगें होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी सीक्वेंस में है आप देख लीजिएगा। तो इसमें एक न्यूमेरिकल्स है जो बहुत ही इजी और सिंपल सा न्यूमेरिकल है। ये कहता है टेनिस बॉल इज थ्रोन इन अ वर्टिकली। ये कहता है मान लो कोई ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड से किसी गेंद को आपने नीचे से ऊपर की ओर थ्रो कर दिया। भैया जब इस गेंद को नीचे से ऊपर की ओर आपने थ्रो किया था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी वो हमें पता नहीं है, लेकिन ये गेंद यहाँ से यहाँ तक जब पहुँचा तो हमने मेजर किया तो इसकी हाइट हमें पता चल गई कितनी है, 20 मीटर। द हाइट ऑफ द बॉल इज 20 मीटर। इसकी हाइट कितनी है, 20 मीटर। मीटर। अब आप लोगों को पता है, और जब नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो एक्सीलेशन की जो वैल्यू होगी बच्चे, जो ग्रेविटी की वैल्यू होगी वो माइनस में ली जाएगी 10 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। तो बच्चे लगा दो यहाँ पर फार्मूला। फार्मूला क्या लगेगा, 2g h इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो भाई यदि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर की बात की जा रही है तो ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, इसको 2 की जगह पे 2 रखो, g की जगह पर रखना है कितना बच्चे, -10 इंटू में h कितना गिवन है 20। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो यहाँ पर 0 हो जाएगी, बट इनिशियल हमें कैलकुलेट करना है। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो वी स्क्वायर खत्म हो गया बच्चे, केवल यू स्क्वायर बचा रहेगा। इस माइनस से माइनस में हमारा कैंसिल। ध्यान से देखो, 20 दहम 200, 200 दूनी 400। अब ये 400 के ऊपर आपको चढ़ाना पड़ेगा रूट। तो अब एक बात मुझे बताओ, 400 का रूट कितना होगा, 20। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चे 20। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो भी होगा वो आप सभी लोग मैच कर लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन फिर एक न्यूमेरिकल का आ गया हमारे सामने, और क्वेश्चन इसमें पूछा गया है एन ऑब्जेक्ट हैज मास। एक ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कितना है, 2000 ग्राम। इट मीन्स 2 kg, 2 किलोग्राम। अब यदि हम बात करें इसके अलावा एनर्जी की, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी गिवन है 100 जूल। कितना है बच्चे, 100 जूल। अब काइनेटिक एनर्जी का लगा दो फार्मूला। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv का स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी है 100, ये हो गया हाफ, m कितना है 2, ये हो गया v का स्क्वायर। तो 2 से 2 तो कैंसिल, और v का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 के ऊपर करिए रूट, तो ये कितना आ गया बच्चे, 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर,
10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल हलवे लेवल के क्वेश्चन है। यदि थोड़ी सी हल्की फुल्की आप फिजिक्स की नॉलेज रखते हो तो 25 के 25 प्रश्नों को बिल्कुल इजीली और आसानी से कर जाओगे। और मेरे स्टूडेंट जो हैं बच्चे, उन सभी लोगों ने 25 में से कम 20 क्वेश्चन कंप्लीट बिल्कुल 100% ट्रू और सही किए हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चे अब आगे की ओर बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है न्यूक्लियर एनर्जी इज जनरेटेड बाय। न्यूक्लियर एनर्जी कहां से जनरेट होती है और एनर्जी के लिए किसने सबसे पहले ये फॉर्मूला लागू किया था? तो न्यूक्लियर एनर्जी इज द फ्यूजन एंड इट्स एक्सप्रेशन बाय द पर्पस ऑफ आइंस्टीन। अब एक बात याद रखना, कभी भी जब हम फ्यूजन की बात करते हैं तो फ्यूजन में बोर्स का, हाइजेनबर्ग का और रदरफोर्ड का नाम नहीं आता। फिर फ्यूजन के अंदर नाम किसका आता है? तो फ्यूजन के अंदर दो लोगों का नाम आता है, एक ऑटो हॉर्न, ऑटो हॉर्न, ठीक है, HANN, ऑटो हॉर्न, और दूसरा रॉबर्ट ओपनहीमर। बट याद रखेंगे बच्चे कि न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो एनर्जी का मेन सोर्स है। इसी के बिहार पर वर्क करता है न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या? न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर, जिसके अंदर यूरेनियम का, थोरियम का, प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। अब आइंस्टीन साहब ने एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला भी बताया है, मास और वेलोसिटी के बीच में, लाइट की वेलोसिटी के बीच में E = mc का स्क्वायर। और हमें पता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन वो प्रोसेस है जिसके माध्यम से क्या होता है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। इट मीन्स मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने की बात जिसने बताई थी वो है हमारे एल्बर्ट आइंस्टीन साहब। तो ऑप्शन हमारा ए दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही रहने वाला है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। स्पेरिकल मिरर फॉर्मूला relating an object distance u and image distance v and the focal length of the mirror f may be applied for a plane mirror। ये कह रहा है कि मिरर फार्मूला किसी प्लेन मिरर के लिए कब अप्लाई हो सकता है? जब उसका फोकल लेंथ क्या होना चाहिए? तो हमें तो पता है द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज इनफाइनाइट। किसी भी प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता है, और जब इनफाइनाइट होगा तभी वो प्लेन मिरर के लिए एप्लीकेबल होगा। यदि नहीं तो कैसे? तो फार्मूला भी लगा के देख दो, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u। अब 1/f की जगह पर यदि इंफिनिटिव रख दें तो ये 1/v प्लस 1/u। अब एक बात मुझे बताओ आप सभी लोग, इसका मतलब तो जीरो हुआ, तो 1/v प्लस का 1/u। अब यदि इस प्लस वाले को इधर लेकर के आ जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1/u इज इक्वल टू प्लस का 1/v। तो इसका मतलब u किसके बराबर हो गया दोस्तों? यानी v हमारा बराबर हो गया -u के। और आप सभी लोगों को होता है प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस एक दूसरे के बराबर होता है, बट डायरेक्शन दोनों की एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होती है। तो हमारा ऑप्शन जो है ए इज द राइट आंसर। फोकल लेंथ गोज टू इन्फिनिटिव, फोकल लेंथ उसका इन्फिनिटिव होगा तभी वह फार्मूला प्लेन मिरर के लिए एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी आपके सीक्वेंस में हो आप देख लीजिएगा दोस्तों। पावर ऑफ अ लेंस, द पावर ऑफ अ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। अब ध्यान से रखो कि ये है हमारा मीटर में और फोकल लेंथ दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर। इसको बदलना है बच्चे मीटर में, तो 100 से हमने कर दिया उसको मल्टीप्लाई, तो 25 से डिवाइड करोगे 25 से कम, 25 चौके 100, तो इसका आंसर आ गया +4d +4 डाईऑप्टर। कौन सा ऑप्शन है? देख लो बच्चे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, +4 डाईऑप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्निया इन ह्यूमन आई। मानव के नेत्र में कॉर्निया क्या और किस तरह से बिहेव करती है? इट इज अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। नहीं, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन जो होती है
स्क्रीन का मतलब है बच्चे रेटिना यानी पर्दा। इज अ मस्कुलर डायफ्राम, नहीं, मस्कुलर डायफ्राम जो होता है उसका नाम होता है आइरिस, सॉरी उसका नाम होता है सिलेरी मसल्स, सिलेरी मसल्स। उसके बाद कंटेन्स ब्लड वेसल, नहीं दोस्तों कॉर्निया में ब्लड वेसल्स नहीं होते, बिकॉज द कॉर्निया इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ह्यूमन आइज, मानव के नेत्र के सबसे बाहरी परत का ही नाम है कॉर्निया। इट कंपोज प्रोटीन एंड सेल्स, याद रखना इसमें सेल्स पाए जाते हैं और वो प्रोटीन से कंटेंड होता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो भी हो आप अपने सीक्वेंस में मैच कर लीजिएगा दोस्तों। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज प्राइमरीली ड्यू टू द एटमोस्फेरिक, अब एक बात बताओ एटमोस्फेयर में कौन सी लाइट की फिनोमिना के घटने के कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, तो बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। इसका आंसर होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और वो भी कौन सा रिफ्रैक्शन, वायुमंडल, तो इसको हम बोल देते हैं वायुमंडलीय, वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। तो ये आप सभी लोग नोट कर लेंगे, याद रख लेंगे मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मायोपिया इज अ डिफेक्ट इन ह्यूमन विजन वेयर एन इमेज ऑफ एन। अब आपको पता है यदि किसी व्यक्ति को मायोपिया होता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है निकट दृष्टि दोष, तो उसे बोला तो जाता है निकट दृष्टि दोष, बट उसकी निकट की दृष्टि में नहीं होता है दोष, दोष कहाँ होता है, दूर की दृष्टि में होता है। तो इसका मतलब होता क्या है, तो ये आप सभी लोग नोट कर लेंगे कि मान लो कि ये हमारी नॉर्मल आईज है और हमारी आईज की ये जो है वो मसल्स है, और ये है रेटिना, ये क्या है बच्चे, ये है रेटिना, ठीक है। तो ये यदि हमारी रेटिना है तो ध्यान से देखेंगे, मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर रखा गया है, तो इससे ऐसे आया और ये है हमारी लेंस, इससे ऐसे आया, ये जा कर के यहाँ मैच करेगा और ये जा कर के यहाँ मैच करेगा, जिससे हमने रेटिना का नाम दिया हुआ है। बट जब किसी व्यक्ति को हो जाता है मायोपिया, तो इसकी जो आई बॉल होती है ना वो थोड़ी सी ऐसे आकार की हो जाएगी, जिसके कारण होता क्या है, इसका मसल्स, इसकी रेटिना जो यहाँ थी वो रेटिना चलकर आ गई यहाँ पर, और जब रेटिना यहाँ से यहाँ पर आ चुकी है तब इसका मतलब इमेज भी उसकी अभी तो वहीं पर बनेगी जहाँ पहले बन रही थी, और वो इमेज था रेटिना के आगे। ये देखो बच्चों यहाँ पर बन गई ये इमेज। तो याद रखना यदि किसी व्यक्ति को मायोपिया, यदि किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमेशा इमेज जो फॉर्म होती है वो नियर ऑब्जेक्ट की तो रेटिना के ऊपर, बट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की इमेज उसकी आंखों की रेटिना के सामने, फ्रंट में, आगे बन जाती है, इसलिए ब्रेन तक उसकी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती और वो चीज उसे साफ साफ दिखाई नहीं देती। तो नियर बाई ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड बियॉन्ड द रेटिना, गलत बच्चे, नियर का तो रेटिना पर बनता है, नियर बाई ऑब्जेक्ट इज फोकस बिफोर द रेटिना, गलत, नियर का तो रेटिना पर बनेगा, डिस्टेंस का बनेगा, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फोकस बिफोर द रेटिना, दिस इज द राइट आंसर, एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फोकस बियॉन्ड द रेटिना, दिस इज द रॉन्ग आंसर। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन जो भी हो आप अपने सीक्वेंस में मैच कर लेना दोस्तों। द डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इज, इलेक्ट्रिक करंट को पैदा करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, तो मोटर तो इलेक्ट्रिक करंट से चलता है, ये पैदा थोड़ी ना करता है, इलेक्ट्रिक करंट को पैदा करेगा जनरेटर जनित, एमीटर से करंट को मापा जाता है और गैल्वेनोमीटर से भी करंट को मापा जाता है, तो ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन जो भी हो आपके सीक्वेंस में आप मैच कर लेना दोस्तों। इमेजिन अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर विद इमेजिन फील्ड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द लाइंस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज डिटरमाइंड बाय।
जब देखो बच्चों, यदि आपने मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल पढ़ा होगा, तो राइट हैंड थंब रूल के अंदर यदि आप किसी पेन को आपने अपने हाथों में रख रखा है, तो पेन को इस तरीके से आप पकड़ो कि अपने हाथों की चारों उंगलियों से, अपने हाथों की चारों उंगलियों से पेन को पकड़ के दबा दो। और दबाने के बाद याद रखना, पेन का जो सिरा है वो ऊपर की ओर जाना चाहिए अंगूठे के साथ साथ। तो जब चारों उंगलियों को हम किसी कंडक्टर के साथ बांध लेते हैं, तो याद रखना ये जो चारों उंगलियां होती है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, और जो हमारा थंब, हमारा अंगूठा होता है, ये इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब आप लोग यहाँ नोट करेंगे, आपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की बात तो समझी होगी। तो बच्चे, जब हम किसी स्क्रू को खोलते हैं, तो इस स्क्रू को खोलने के लिए और स्क्रू को बंद करने के लिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का यूज किया जाता है। जब स्क्रू को हम बंद करते हैं, क्या करते हैं, बंद करते हैं, तब हम यूज करते हैं क्लॉकवाइज, और जब खोलते हैं तब यूज करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो आप लोगों को पता है कि क्लॉकवाइज का मतलब, क्लॉकवाइज में हमारा अंगूठा ऊपर की ओर रहेगा, लेकिन जब एंटी क्लॉकवाइज की बात करेंगे तो हमारा अंगूठा डाउनवर्ड, नीचे की ओर हो जाएगा, जिसके कारण अंगूठा इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारी इलेक्ट्रिक करंट अपवर्ड होगी तब जब वो क्लॉकवाइज में होगा, और डाउनवर्ड तब होगी जब वो एंटी क्लॉकवाइज में होगा। तो यहां बताया गया है एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए हमारा आंसर डाउनवर्ड होगा। द राइट हैंड थंब रूल, देखो लेफ्ट हैंड थंब रूल तो कोई होता ही नहीं है, केवल राइट हैंड होता है, बट डायरेक्शन यदि वो अपवर्ड हुई तो इस समय याद रखेंगे सभी बच्चे, अपवर्ड में उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, और यदि डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो डाउनवर्ड ही होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ गए। 3 इक्वल रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन इन ए क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट, देन द टोटल रेसिस्टेंस इन द सर्किट इज। ये सिंपल सी बात कहता है कि मान लो कि ये 3 रेसिस्टेंस है बच्चे, जो तीनों एक दूसरे के साथ कैसे लगाए गए हैं, बिल्कुल पैरेलल में लगाए गए हैं। ये लो मैंने लगा दिया पैरेलल में, और यदि ये तीनों की तीनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में लगे हैं, तो यदि मान लो इसका रेसिस्टेंस R1, इसका रेसिस्टेंस R, ये भी R, ये भी R, तो बच्चे जब आप इसको टोटल ऐड करोगे तो 1 अपॉन में RP इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 इक्वल टू प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। बच्चे इन सबको जब आप ऐड करोगे तो R1, R2, R3 तो सारे R आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 3 बटे में R। जब आपको निकालना है RP तो ये हो जाएगा बच्चे R अपॉन में 3, मतलब रेसिस्टेंस का 1/3। तो 1/3 ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस, 2/3 इक्वल टू द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस, 3 टाइम्स ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। अब यहां पर ध्यान से देख लो सभी लोग कि ये कह रहा है कि इंडिविजुअल जो रेसिस्टेंस होगा, इंडिविजुअल जो जैसे तीनों को जोड़कर 1/3 आएगा, तो कह रहा है रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट 1/3 ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। मतलब अलग अलग जब रेसिस्टेंस होंगे तो 1/3 में होगा, या 2/3 ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस, या इक्वल टू द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस, या 3 टाइम्स ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1/3, 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ जाते हैं बच्चों। ये लो अगला क्वेश्चन आ गया, अ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ कार अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज। अब देखो, जब वो यूनिफॉर्म मोशन की बात करता है तो इसमें गाड़ी की जो स्पीड होगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी। क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट होगी। और यदि स्पीड कांस्टेंट है बच्चे, तब ध्यान से देखेंगे, इसका मतलब यदि वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही, स्पीड तो चेंज नहीं हो रहा बट वेलोसिटी चेंज हो रही है। और हम लोगों को पता है वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, स्पीड इनटू में डायरेक्शन।
तो भैया इस बार स्पीड में चेंज होने के कारण वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, इस बार डायरेक्शन में चेंज होने के कारण वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। तो ऑप्शन को देखते हैं, जज करते हैं। अ चेंज इन स्पीड, स्पीड तो चेंज नहीं हो रहा। अ चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये बच्चों अभी राइट आंसर है। अ चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू द नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये गलत है बच्चे। मोमेंटम में चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी में चेंज होगा, और वेलोसिटी में चेंज होने के कारण डायरेक्शन में चेंज होना कंपलसरी है। अ कांस्टेंट मोमेंटम ड्यू टू, देखो बच्चे मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होगा, यदि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मोमेंटम भी चेंज होगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी बच्चों बिल्कुल सही और राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं बच्चों। ये लो, अगला क्वेश्चन आ गया। वर्क इज सेड टू बी 1 जूल व्हेन अ फोर्स ऑफ, ये कह रहा है कि बताओ कि किसी का भी वर्क 1 जूल कब होगा, या 1 जूल किसे कहा जा सकता है। तो आपको तो पता है W वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स यहाँ पर कितना दिया गया है, तो यदि ध्यान से देखो किसी को मल्टीप्लाई करके 4 लाया जा सकता है। जैसे ये 4 हमारा न्यूटन है और ये 25 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को पहले किस में बदलना पड़ेगा, तो ये याद रख लेना, इसको बदलना पड़ेगा मीटर में। तो 4 से डिवाइड करोगे तो ये आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर, और इस 25 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 1 जूल। तो याद रखेंगे वर्क डन 1 जूल तब होगी जब 4 न्यूटन का बल लगाने पर 25 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट हो जाए। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं दोस्तों। ये लो, अगला क्वेश्चन आ गया। फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स रिक्वायर्ड, फिजिक्स के अंदर कौन से फंडामेंटल लॉ होते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो फिजिक्स में आप लोगों ने कुछ फंडामेंटल लॉ पढ़े होंगे। सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी एंड द नॉन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये तो गलत है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड नॉन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड द नॉन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये रॉन्ग है बच्चे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम एंड द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही और राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेट एंड मास एंड ऑब्जेक्ट, weight and mass of an object are defined with Newton's law of motion, which amongst the following is true। तो बच्चे वेट के लिए आप लोगों को पता है वेट का फार्मूला है मास इनटू में ग्रेविटी, और आपको पता है फोर्स का फार्मूला है क्या, मास इनटू में एक्सीलरेशन, जो दोनों न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में दिया है। कौन से, सेकंड लॉ में। तो बच्चे हमें पता है मास इज कांस्टेंट, अदरवाइज वेट इज नॉट कांस्टेंट। तो वेट इज ए कांस्टेंट, रॉन्ग। मास इज ए कांस्टेंट, ट्रू, रॉन्ग, और ये रॉन्ग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मास इज ए कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट जो भी आपके अकॉर्डिंग सीक्वेंस में हो आप चेक कर लेना। विच अमंग्स द फॉलोइंग इज ट्रू प्रोपागेशन ऑफ साउंड, ये तो शायद मैंने बता दिया है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर पर जो इमेज बनती है वो कैसी इमेज होती है। तो प्लेन मिरर पर इमेज जो बनेगी, एक तो बात कंफर्म है वर्चुअल होगी, और जो वर्चुअल होगा ये भी बात कंफर्म है कि वो इरेक्ट होगी, और हमें पता है कि इरेक्ट के साथ हमेशा वर्चुअल आता है। और साइज की बात करें तो साइज जो होगा वो प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम साइज होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इरेक्ट, वर्चुअल एंड सेम साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्या है उसको देख लेते हैं भाई। लास्ट का क्वेश्चन है 150, अ नेगेटिव वर्क इज डन व्हेन एन अप्लाइड फोर्स F एंड द कोरस्पोंडिंग डिस्प्लेसमेंट S इज। अब आपको मैं बता दूं वर्क का फार्मूला है W इज इक्वल टू F
एस कॉस थीटा। तो ये थीटा ही डिफाइन करेगा। देखो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर का मतलब थीटा हमारा है 90 डिग्री, और जब थीटा 90 डिग्री होता है तब याद रख लेना वर्क डन इज जीरो, बिकॉज द वैल्यू ऑफ cos 90 इज जीरो। नेक्स्ट है हमारा थीटा इज द पैरेलल। पैरेलल का मतलब कितना होता है 0 डिग्री, और जब हमारा थीटा का मान 0 डिग्री आएगा तब याद रख लेना आप सभी लोग कि उस समय वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव आएगा। बट नेक्स्ट है एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मीन्स थीटा इज 180 डिग्री, और जब थीटा का मान 180 आएगा इसका मतलब वर्क डन इज नेगेटिव। और यही ये पूछ रहा है कि वर्क डन नेगेटिव कब होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एंटी पैरेलल टू ईच अदर। ईच अदर मीन्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे तब वर्क इज नेगेटिव। इसका मतलब फोर्स आप आगे की ओर लगा रहे हो और बॉडी डिस्प्लेस पीछे की ओर हो रही है, इसलिए उसके अंदर वर्क जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो ये थे क्वेश्चन दोस्तों, 25 क्वेश्चन जो आप लोगों के एनडीए के एग्जाम में 14 नवंबर को रिसेंटली पूछा गया है। तो आप इन क्वेश्चनों को देख करके आप ये आइडिया लगा लेना, आइडिया लगा सकते हो कि आपने कितने क्वेश्चनों का आंसर बिल्कुल सही और राइट किया है, उसके अकॉर्डिंग आपका मार्क्स कितना बन रहा है, और उस मार्क्स को लेकर के बच्चे आप एसएसबी की तैयारी अभी से करने चालू कर दो। तो चलिए सभी लोगों को इसी के साथ भाई बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। और यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और कमेंट जरूर करना कि क्या इसके अंदर कुछ चीज़ें आपको और पूछनी है। तो आप कमेंट के जरिए अपने क्वेश्चन भी डाल सकते हो, मैं आपके क्वेश्चनों का आंसर जल्द से जल्द देने का प्रयास करूंगा। तो सभी लोगों को बच्चों जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।